गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन ज्योग्राफी में जो विश्व की जनजातियां हैं उनके बारे में बात कर रहे थे और उसमें हम एस्किमोस के बारे में चर्चा कर रहे थे और एस्किमोस के बारे में ही चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे और उनके निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, औजार, उपकरण आदि के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस्किमोज के निवास क्षेत्रों के बारे में या निवास के जो उनके घर होते हैं उनके बारे में, तो एस्किमो जो हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था कि टुंड्रा प्रदेश में मुख्य रूप से रहते हैं, जहाँ जो कि अधिकांश समय हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो टुंड्रा प्रदेश में प्रतिकूल शीतल जलवायु होने के साथ साथ वहां पर मिट्टी और लकड़ी का भी अभाव होता है, जिसके कारण वहां रहने वाले जो एस्किमोज हैं वो लोग मतलब अस्थायी घरों का ही निर्माण करते हैं। और एस्किमोज जो हैं इनके शीतकाल के घर अलग होते हैं और ग्रीष्मकाल के घर जो हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। तो अगर हम इनके ग्रीष्मकालीन घरों की बात करें तो गर्मियों में ये लोग ट्यूपिक में रहते हैं और ट्यूपिक जो है ये कैरिबाओ या ध्रुवीय भालू जो होते हैं उनकी खाल के बने हुए होते हैं। ठीक है, तंबू के रूप में होते हैं ये, और ये सील के चमड़े को परस्पर सील कर बनाए जाते हैं। शीतकालीन आवास जो है एस्किमोस का वो इग्लू कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा इग्लू। इग्लू का मतलब है बर्फ का घर। ठीक है, तो शीतकालीन घर जो है ये बर्फ के बने हुए होते हैं और इग्लू कहलाते हैं। इसके लिए एस्किमोस क्या करते हैं कि चाकू से हिम के चौकोर चौकोर टुकड़े काटते हैं और उन्हें एक के ऊपर एक दीवार के रूप में जमा करते हैं, और ये दीवारें जो होती हैं ये वृत्ताकार रूप में होती हैं। ठीक है, और दीवारों को भीतर से गुंबदाकार ढांचा दिया जाता है और हिमखंडों से निर्मित जो ढांचा होता है उसके भीतर पशुओं की खाल को अस्तर के रूप में ये लोग मंडते हैं और बर्फ की दीवार और अस्तर के बीच में ये लोग जो थोड़ी जगह खाली छोड़ते हैं जिससे कि हवा निकलने के लिए वो जगह मुख्य रूप से छोड़ी जाती है। और इग्लू का जो व्यास होता है यानी कि डायमीटर जो होता है वो 4 मीटर और ऊंचाई जो है वो 3 मीटर रखी जाती है। ये अगर आप फोटो देखेंगे चित्र तो ये इग्लू का है। ठीक है, यहाँ ये इनका प्रवेश द्वार होता है जहां से ये लोग झुककर या रेंग कर अंदर जाते हैं, और ये गुंबदाकार इसका जो आकार है वो गुंबदाकार रूप में होता है। अब हम बात करते हैं एस्किमोस के व्यवसाय और आखेट के बारे में। ये लोग आखेट भी शीतकालीन आखेट इनका अलग प्रकार का होता है क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर पूरा क्षेत्र जो है वो बर्फ से ढका रहता है। ग्रीष्मकालीन आखेट इनका अलग होता है जब 2-3 महीने के लिए बर्फ जो है वो थोड़ी पिघल जाती है। तो एस्किमोस जो है इनका मुख्य कार्य जो है वो आखेट ही है, और यहाँ के लोगों का ये प्रमुख और एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है। ये लोग भोजन सामग्री, वस्त्र, घर निर्माण सामग्री, स्लेज गाड़ी और नाव बनाने की सामग्री आदि सभी जो जीविका उपयोगी वस्तुएं हैं वो शिकार किए गए जीवों से ही प्राप्त करते हैं। ये लोग वर्ष भर आखेट करते हैं, लेकिन इनका सर्दियों का और ग्रीष्म काल का जो आखेट है वो उनका प्रकार, उनका तरीका और जिन जीवों का ये लोग शिकार करते हैं उन सब में भिन्नता मिलती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एस्किमोस के शीतकालीन आखेट के बारे में। इस समय मुख्य रूप से ये लोग सील मछली का आखेट करते हैं, और शीत ऋतु में संपूर्ण स्थलीय भाग जो है जैसा कि मैंने बताया था वो हिम से ढके होने के कारण नवंबर के आरंभ से ही सभी एस्किमो परिवार जो है वो समुद्री तट के पास एकत्र हो जाते हैं और मार्च से अप्रैल तक ये लोग वहीं पर रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सील मछली का इस समय शिकार करते हैं, और सील मछली जो है वो समुद्र के ऊपर बर्फ की चादर सी बिछ जाती है। तो एस्किमोज बर्फ को खोदकर छेद बना देते हैं और इस छेद में वो लोग सील मछली
जब सांस लेने के लिए आती है तब एस्किमो द्वारा जो ये लोग एक छड़ी में पदार्थ लगा के रखते हैं हड्डी की छड़ में, वो हिलने लगता है। ठीक है, तो मछली की उपस्थिति का इससे उनको मतलब पता चल जाता है, आभास हो जाता है। उसकी आहट पाकर ये लोग अपने हार्पून नामक जो इनका हथियार होता है भाले के रूप का, उससे उसके मुंह को नाप देते हैं और बर्फ को हटा करके उस सील मछली को पकड़ लेते हैं। इनकी ये जो विधि है शिकार करने की, ये माउ पोक कहलाती है। ठीक है, माउ पोक का अर्थ होता है वह प्रतीक्षा करता है, यानी कि एस्किमोस जो है वो इस आखेट की विधि में मतलब हड्डी की छड़ में वो छोटा सा मांस का टुकड़ा लगा करके उस छिद्र में वो लोग सील के आने की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी विधि है इतुरपोक। इतुरपोक में क्या करते हैं एस्किमोस, दो छिद्रों का प्रयोग करते हैं जिससे कि सील मछली का शिकार किया जाता है। इसमें एक एस्किमो जो होता है वो तो एक छेद के ऊपर चारा डालकर, यानी कि मछली को, सील मछली को लुभाने के लिए बैठा रहता है चारा डालकर और उसको बुलाता है, और उसका साथी जो होता है वो हार्पून नामक भाला लेकर के दूसरे छिद्र के पास तैयार खड़ा रहता है। और जैसे ही अवसर मिलता है, जैसे ही सील मछली आती है, मतलब उस लुभावनी चीज जो वो हड्डी की छड़ में मांस वगैरह लगा के रखते हैं उसके पास, तो दूसरे छिद्र में एस्किमो जो है वो भाला मार कर उस सील मछली का शिकार करता है। ठीक है, और सील मछली की जो चर्बी होती है वो कैरिबाओ की चर्बी की अपेक्षा अधिक मतलब अच्छी होती है, क्योंकि वो जल्दी तो जल जाती है और अधिक ताप देती है। अब ये बात हुई इनके शीतकालीन आखेट की। बसंतकालीन आखेट जो है उसमें ये लोग क्या करते हैं कि इनका बसंतकालीन आखेट जो है वो उतोक कहलाता है। इसमें सील मछली सांस लेने के लिए जब छेद से बाहर आकर धूप खाने लगती है, तब ये इन लोगों के लिए यानी एस्किमोस के लिए उसका शिकार करना जो है वो आसान होता है। और कैरिबाओ और कस्तूरी बैल का भी ये लोग बसंत काल में शिकार करते हैं। ठीक है, उतोक में क्या होता है कि एस्किमो जो है वो अपने दल या समूह के साथ और गाड़ी को मतलब छोड़कर अपने कुत्तों के साथ सील के समूह की तलाश में चलता है, और फिर वह बर्फ के ऊपर लेटकर सील समूह तक सरकता हुआ पहुंचता और यकायक उसके ऊपर हमला करके वो सील मछली का शिकार करता है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन आखेट की अगर हम बात करें तो बसंत और ग्रीष्म ऋतु में शिकार पर्याप्त मात्रा में मिलता है इन लोगों को, और शीत ऋतु में कई बार क्या होता है इन लोगों को 10 दिनों तक भी भूखा रहना पड़ता है शिकार ना मिलने की वजह से। ठीक है, गर्मी आने पे क्या होता है कि छोटी छोटी वनस्पति भी उग जाती है जैसे शैवाल, लाइकेन आदि, और कैरिबाओ का शिकार ये लोग सामूहिक रूप में करते हैं। इस समय गीदड़, लोमड़ी, खरगोश, बतख, हंस, चिड़िया आदि का भी शिकार करते हैं, और इसके लिए ये लोग हल्के भालू का प्रयोग करते हैं। एस्किमोस जो है वो गर्मियों में स्थल के भीतरी भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं, और कैरिबाओ और रेंडियर के झुंडों को ये लोग खोजते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। जबकि शीत ऋतु में ये लोग दक्षिण के टैगा वनों में और ग्रीष्म ऋतु में ये लोग टुंड्रा प्रदेशों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अगर अब हम एस्किमोज द्वारा जो उनके परिवहन के साधन हैं, यातायात के साधन हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये लोग के द्वारा जो परिवहन के साधन का प्रयोग किया जाता है उसमें हम बात करते हैं स्लेज की। स्लेज जो है ये आप लोगों को चित्र जो दिखाई दे रहा है इसमें स्लेज गाड़ी दिखाई गई है। ये एस्किमोज के ऊपर बैठा हुआ है और रेंडियर जो है ये इसे खींच रहे हैं। तो जाड़े में बर्फ पर चलने हेतु ये बिना पहिए की गाड़ी होती है स्लेज, जिसे कुत्ते या फिर रेंडियर खींचते हैं। ये व्हेल मछली की हड्डी से या लकड़ी से बनाई जाती है। इसे 5 से 6 कुत्ते खींचते हैं, और जो कुत्ता सबसे शक्तिशाली होता है वो आगे अगुआ का काम करता है। दूसरा इनका परिवहन का साधन है कयाक। कयाक जो है वो गर्मी में खुले जल में शिकार करने हेतु जब नाव की आवश्यकता होती है तो ये इसका प्रयोग करते हैं। कयाक का ये एक प्रकार की नाव होती है, और एस्किमोज इसका निर्माण कैरिबाओ की हड्डी या लकड़ी के ढांचे पर
ऊपर से सील की खाल को मंड कर करते हैं। ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है और इसमें सिर्फ शिकारी के बैठने हेतु एक अंडाकार छेद होता है जिसको कि बिना मंडा हुआ छोड़ा जाता है। तीसरा जो इनका परिवहन का साधन है वो है उमियाक। अलास्का, ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं का शिकार करने हेतु बड़ी और चौड़ी नाव का प्रयोग किया जाता है और इसकी विशेषता यह है कि इसका प्रयोग व्हेल के शिकार हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं एस्किमोज द्वारा जो हथियार या औजार प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी। तो इनमें सबसे प्रमुख है हारपून। हारपून जो है वो प्रमुख और परंपरागत हथियार है जो कि 1.5 मीटर लंबा होता है और ये व्हेल या वालरस की हड्डी से बना होता है। हारपून, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये हारपून का है। इनके द्वारा ये एक भाले के रूप में होता है। हारपून की अगर हम भाग की बात करें तो एक हाथी दांत का अग्रभाग होता है। कठोर लकड़ी की लंबी नोक 4 फुट की होती है। एक अग्रिम मुखिया जो वालरस के दांतों से बना होता है। हड्डी से बना हुआ हारपून का सिरा होता है और हारपून की डोरी जो नोक से पार्श्व भाग के छिद्रों से जुड़ी होती है। ठीक है। एक ये भौंकने वाले हारपून का भी प्रयोग करते हैं। जाड़ों में जब ये छेद के द्वारा सील मछली का शिकार करते हैं उस समय ये भौंकने वाले हारपून का प्रयोग करते हैं। और दूसरा फेंकने वाला हारपून जो है उसका प्रयोग ये लोग गर्मी में खुले समुद्र में शिकार के लिए करते हैं। फिर ये लोग चाकू का भी प्रयोग करते हैं जिसका प्रयोग मुख्य रूप से सील मछली की हड्डी से बनाए गए चाकू का प्रयोग ये लोग मांस, चमड़े, बर्फ आदि को काटने के लिए करते हैं। ठीक है। और सिलाई के लिए ये लोग हड्डी की सुई का प्रयोग करते हैं। अगर हम एस्किमोस के सामाजिक संगठन की बात करें तो इनका समाज जो है वो पितृवंशीय होता है, पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था है और सबसे अधिक आयु के पुरुष को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त होता है। वह मछली पकड़ने का स्थान निश्चित करता है, चुनता है और शिकार सामग्री को वह उस वृद्ध पुरुष को सौंप दिया जाता है और उसकी पत्नी उसका बंटवारा करती है। ठीक है। एस्किमोस में बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन है। एस्किमोस साइबेरियन लोगों से मौन व्यापार भी करते हैं। गर्मियों में एस्किमोस के अनेक दल आपस में मिलकर उत्साह और समारोह आदि को मनाते हैं। सर्दियों में कठोर और अंधकार युक्त ऋतु होने के कारण भोजन की कमी होती है और बूढ़े तथा अशक्त व्यक्ति जो हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। एस्किमोस सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ये लोग फुटबॉल की भांति एक खेल खेलते हैं। साथ ही ये लोग ताश, कुश्ती आदि भी खेलते हैं। बच्चे कुत्तों की सवारी करते हैं और एस्किमोस की देवी जो है वो सेदना है। और एस्किमोस का जीवन बहुत ही कठिनाई और दरिद्रतापूर्ण होता है किंतु ये प्रसन्न रहते हैं। वातावरण से समायोजन अगर हम देखें तो एस्किमोस की भोजन, वस्त्र, गृह, यातायात साधन, औजार, धनुष बाण सभी आवश्यकताएं जो है वो पर्यावरण से विशिष्ट रूप से अनुकूलन का परिणाम है और समस्त मानव क्रियाकलाप जो है वो यहाँ पर वो प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। ये लोग सरल प्रकृति के हैं और युद्ध और चोरी, लूट आदि नहीं करते हैं। इनका जादू टोने में भी विश्वास है और ये लोग अंधविश्वासी अधिक होते हैं। आज आधुनिक संस्कृति से संपर्क अगर हम देखें इन लोगों का तो परंपरागत जीवन शैली तीव्रता से बदल रही है। ये लोग भरण पोषण की अर्थव्यवस्था से तंग आकर ये लोग अब समूर का या व्यापार भी करने लगे हैं और अमेरिकन और यूरोपियन श्वेत लोगों से संपर्क स्थापित करने लगे हैं। इन लोगों ने आग जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार एस्किमोज टॉपिक जो है ये हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।